हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल घटना चेक 2023 प्रैक्टिस सेट नंबर 14 रहने वाला है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट शाम 4 बजे मैं अपलोड कर दूंगी। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 29, उसके लिए आप लोग बने रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 16/6/2019 फॉरेस्ट गार्ड में पूछे गए प्रश्न। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, महोत्सव का अर्थ है। महोत्सव का अर्थ होता है महान है जो उत्सव। महान है जो उत्सव, उसे क्या कहते हैं? महोत्सव कहते हैं। नेक्स्ट है, इसका विच्छेद है महा प्लस उत्सव, यह गुण स्वर संधि है। यह गुण स्वर संधि है। नेक्स्ट है, आप कौन सा सर्वनाम है? आप जो है कौन सा सर्वनाम है? तो यह है निजवाचक। निजवाचक यहाँ पे दिया गया है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, लेकिन पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। यह कर्ता का बोधक है, पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। निजवाचक आप एक ही तरह दोनों वचनों में आता है और तीनों पुरुषों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से आप लोग देखने का प्रयास कर लें। नेक्स्ट है, कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। मतलब कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सा है? दिया जाकर क, ख, ग, घ, अड़ दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। च, छ, ज, झ, इया जो है यह तालव्य व्यंजन ध्वनियाँ हैं। ट, ठ, ड, ढ, न मूर्धन्य व्यंजन ध्वनियाँ हैं और त, थ, द, ध, न दंत व्यंजन ध्वनियाँ हैं। इसे पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि मैं नर्सरी क्लास में हूँ, लेकिन आप लोग एक बार फिर से देखने का प्रयास करें। नेक्स्ट, इनमें से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो वर्ग, सेना, सभा ये सब समूहवाचक में आते हैं, जबकि झरना समूहवाचक में नहीं आता है। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक कहते हैं, जैसे कि वर्ग, सेना, सभा, रत्न, गिरोह, यह सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तोपची में कौन सा प्रत्यय है? मेरे ख्याल से प्रत्यय जो है आगे लगता है, प्रत्यय जो पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। यहाँ पे देखते हैं कौन सा प्रत्यय है, तो यह हो जाएगा ची। प्रत्यय प से प्रत्यय और प से क्या हो जाएगा? पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। यहाँ पे दिया गया भी होगा, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तोपची शब्द में ची शब्द प्रयुक्त हुआ है। तोपची में ची जो है प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? आई थिंक बिहार दरोगा में भी हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हिंदी पे भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह अर्जुन का है। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? अर्जुन का है। सब्यसाची अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। अर्जुन के अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पार्थ, कौन्तेय, गुंडाकेश, गांडीवधर, धनंजय आदि। पार्थ, कौन्तेय, गुंडाकेश, गांडीवधर, धनंजय आदि। सब्यसाची का अर्थ होता है जो दाहिने और बाएं दोनों हाथों से सब काम समान रूप से कर सकता हो। सब्यसाची का मतलब क्या होता है? जो दाहिने और बाएं दोनों हाथों से सब काम समान रूप से कर सकता है, उसे सब्यसाची कहते हैं। आवाहन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आवाहन का विपरीतार्थक शब्द है विसर्जन। आवाहन का विपरीतार्थक शब्द विसर्जन हो जाएगा। अनुरक्त का अपोजिट हो जाएगा विरक्त। अनाश्रित का हो जाएगा आश्रित। तिरोभाव का हो जाएगा आविर्भाव। नेक्स्ट है, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय करना। प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय सूरज को दीपक दिखाने का मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट है, सिर उठाना का अर्थ होता है विरोध करना। सिर उठाना, विरोध करना, सिक्का जमाना, प्रभाव स्थापित करना, समझ पर पत्थर पड़ना, विवेक खो देना, श्री गणेश करना, किसी कार्य को प्रारंभ करना, सिर झुकना, पराजय स्वीकार करना, लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महर्षि का संधि विग्रह है। संधि विच्छेद करना है महर्षि का, तो महा प्लस ऋषि। महा प्लस ऋषि महर्षि का हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल दिया गया है, अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ती हूँ, जहाँ भी इंपॉर्टेंट लगेगा मैं खुद बताते चलूँगी। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पक्षी का है, ब्राह्मण का है, चंद्रमा का है, जबकि बादल का नहीं है। पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा द्विज के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि बादल द्विज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? तो मेघ होते हैं, घन होते हैं, जलधर, वारिद, नीरद, वारिधर, पयोद, पयोधर आदि। बादल का पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे, मेघ, घन, जलधर, वारिद, नीरद, वारिधर, पयोद और पयोधर। आतताई का क्या अर्थ होता है? आतताई का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है जो अत्याचार करता हो। जो अत्याचार करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे गए हैं? इनमें से किस समूह में सभी शब्द जो है शुद्ध लिखा गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, प्रकृति सही लिखा गया है, पुनर्जन्म, भर्त्सना और बलिष्ठ, ये सब सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा, इनमें से कौन सा विशेषण है? तो यह सर्वनामिक विशेषण है। क्या है? सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले लगाकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले लगाकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध नहीं है? कौन सा वाक्य जो है शुद्ध नहीं है? देख लीजिए। विष्णु के अनेकों नाम हैं, यह गलत दिया गया। विष्णु के अनेक नाम है होना चाहिए था। तलवार एक शस्त्र है, यह आगरे की मिठाई है, उसे पुत्र प्राप्त हुआ, ये सब सही दिए गए। ऑप्शन नंबर ए गलत दिया गया है। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें है। द्वंद्व समास का उदाहरण यह हो जाएगा दीनहीन, लोटा डोरी। लोटा डोरी भी द्वंद्व समास में आता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं, दीनहीन में द्वंद्व समास है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो एवं दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक लुप्त हो जाए वह द्वंद्व समास कहलाता है। यथाशक्ति में अविभाव समास, त्रिफला में द्विगु समास तथा पीताम्बर में क्रमधाराय और बहुव्रीहि समास है। यथाशक्ति में अविभाव समास है, त्रिफला में द्विगु समास है और पीताम्बर में कर्मधाराय और बहुव्रीहि समास है। आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है? आसमान टूट पड़ना, मुसीबत आना। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी इसमें से हो जाएगा रचयिता। रचयिता ये सही दिया गया है। समास का विलोम हो जाएगा, समास का हो जाएगा व्यास। समास का विलोम हो जाएगा व्यास। संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। संधि का विलोम शब्द विग्रह होता है। कृष्ण का विलोम शब्द श्वेत होता है, श्वेत तथा शुक्ल होता है। परिमाप में उपसर्ग है। परिमाप में उपसर्ग, उपसर्ग जो है आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिमाप में परि उपसर्ग है। उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे परि उपसर्ग का अर्थ होता है आसपास, चारों ओर, त्याग, पूर्ण, अतिशय। नेक्स्ट है, बादल का तत्सम शब्द है। बादल का तत्सम शब्द हो जाएगा वारिद। वारिद, बादल का तत्सम वारिद होता है। वाष्प तत्सम शब्द है जिसका तद्भव भाप होता है। मेघ तथा घन बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत के समान हैं, अर्थात हिंदी में भी संस्कृत के रूप में समान ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे बादल, बादल का ही संस्कृत क्या कहा जाता है? वारिद कहा जाता है। नेक्स्ट है, जनसांख्यिकी लाभांश होता है। जनसांख्यिकी लाभांश होता है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। जनसांख्यिकी लाभांश कितना होता है? तो 15 से लेकर के 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है, देख लेते हैं। जनसांख्यिकी लाभांश तब होता है जब कुल जनसंख्या में कामकाजी लोगों का अनुपात अधिक होता है। इस जनसांख्यिकी लाभांश में 15 से 59 वर्ष की आयु के समूह को माना जाता है। 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के भारत की लगभग 62.5% आबादी है, जबकि विकसित देशों में इसे 15 से 64 वर्ष तक के आयु समूह को माना जाता है। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो किया था ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। पॉकेट वीटो एक राष्ट्रपति को किसी बिल पर कोई कार्यवाही न करने का अधिकार देता है। वर्ष 1982-87 तक भारतीय राष्ट्रपति रहे ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को कानून बनने से रोकने के लिए पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसका उपाधि धारण किया था? तो विक्रमादित्य का। महाधिराज की उपाधि धारण किया था श्रीगुप्त और घटोत्कच। लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल दिया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकन्या कुमार देवी से विवाह किया था। राजा रानी प्रकार के सिक्के भी चालू किए थे। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 244(2) एवं अनुच्छेद 275(1) के तहत यह विशेष प्रावधान किया गया है।
किस अनुच्छेद के तहत? 244(2) एवं अनुच्छेद 275(1) के तहत यह विशेष प्रावधान किया गया है। यह जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी? नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी? या नील विद्रोह के बारे में यहाँ जानकारी मिलता है। नील आंदोलन कहाँ हुआ था बताइएगा? यह बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1859-60 में। नील विद्रोह 1859-60 बंगाल में हुआ था। नील दर्पण का रचयिता है दीनबंधु मित्र। उसी के बारे में यह नाटक के द्वारा लिखने का काम किए थे। यह एक बंगाली नाटक है। इसमें किसानों से ब्रिटिश राज के अंतर्गत शोषणकारी खेती के विरुद्ध में अपने खेतों में नील की खेती करने से इनकार कर दिया था। निकोले डी कांटी नामक इतालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? मैं बहुत बार बताई हूँ, निकोले डी कांटी इटली का यात्री था। देवराय प्रथम के दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक जिसकी पुस्तक है मतला ए सहीन, देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। वही डोमिंगो पायस बारबोसा किसके दरबार में आया था? तो कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। और एक और नाम आता है नूनिच, वो किसके दरबार में आया था? तो अच्युत देवराय के दरबार में आया था। कब आए थे? 1420 ईस्वी में भारत आए थे। यह विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। यह एक इटालवी व्यापारी खोजकर्ता व लेखक था। कब आया था? 1420 में। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय अवध के नवाब कौन थे? अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में जब विलय किया गया था उस समय अवध के नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह, जो कि अवध के अंतिम नवाब थे। अवध का अंतिम नवाब और कुशासन के आरोप में से कब हड़पा गया था? तो कुशासन के आरोप में हड़पा गया था 1856 ईस्वी में। हाइसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? हाइसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था PSLV C-43 के द्वारा। हाइसिस इसरो द्वारा विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इस उपग्रह का पूरा नाम हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 के महिला एकल विजेता कौन है? इसे ध्यान रखेंगे। ओपन वाला याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिकन, ये सब जो होता है पूछा जाता है। नेक्स्ट है, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा है अगरतला। अगरतला किसकी राजधानी है बताइएगा कमेंट करके। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे को मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन रियासत के राजा वीर विक्रम किशोर मानिक देववर्मन के सहयोग से अमेरिकी वायुसेना द्वारा बनवाया गया। यह हवाई अड्डा त्रिपुरा के अगरतला में है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। असम की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। सर्वाधिक घनत्व किसका है? तो शिवहर का है। 2011 के अनुसार शेखपुरा जिले की जनसंख्या 6,36,342 दर्ज की गई है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का मूल कारण क्या था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का मूल कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड था। अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरुआत की गई थी। चौरी चौरा कांड के कारण 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके कारण 11 फरवरी को इसे वापस ले लिया गया था। इसकी पुष्टि नागपुर अधिवेशन 1920 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घातक क्या है? घातक है चालक रहित विमान। घातक वायुसेना के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया यह एक चालक रहित लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट है, 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया था? तो यह रियो डी जेनेरियो को अब घोषित किया गया है वाराणसी को। विश्व का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है। यहाँ 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है? 1021 है। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है। बिहार का भी जनसंख्या याद रखेंगे। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित और 8 अनुसूचियाँ थी, किंतु संशोधनों के पश्चात वर्तमान में इसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो चुकी है। ऐसे कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाग की संख्या कितनी है? तो 25 हो जाता है। क ख ग घ या फिर 1 2 3 मिला करके। नेक्स्ट है, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? मत देने का अधिकार आता है अनुच्छेद 326 में। यह कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 38। यहाँ पे दिया गया है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान के लिए मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट है, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है।
पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा सिलचर। सिलचर से पोरबंदर तक है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक है। इस गलियारे का पूर्वोत्तर भाग सिलचर तथा पश्चिमोत्तर भाग पोरबंदर है। हबनटोटा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? हबनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। हबनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है, जिसे चीन की सरकारी संस्था चाइना मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स ने बनाया था। इसमें 85% हिस्सेदारी चीन के एक्सिम बैंक की है। डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डेट्रॉयट नामक नगर जो है यह ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉयट अमेरिका में ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 3 सबसे बड़े ऑटो निर्माता जनरल मोटर्स, पायाव एवं फिएट क्रिसलर है, जिसे बिग 3 ऑटो निर्माता कहा जाता है। चेन्नई को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। भारत के चेन्नई को क्या कहा जाता है? डेट्रॉयट कहा जाता है, भारत का डेट्रॉयट। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 38 है। बिहार में शिशु मृत्यु दर 38 थी, किंतु वर्तमान में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020 के रिपोर्ट के अनुसार यह घटकर 27 हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत 28 से भी 1 अंक कम है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? वन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वन को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। 0.35%। बिहार के कितने भूभाग पर अति सघन वन है? तो 0.35%। राज्य में वन आवरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.76% है। नेक्स्ट है, वर्ष 1929 में जारी की गई दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। वर्ष 1929 में जारी की गई दीपावली घोषणा पत्र का संबंध है डोमिनियन स्टेट से। दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे है? डोमिनियन स्टेट से है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया है 31 अक्टूबर 1929 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने से है। 31 अक्टूबर 1929 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने से है। नेक्स्ट है, बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? बताइएगा, बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? इसमें कुछ भी नहीं दिया गया, देखते हैं क्या दिया जाता है। यहाँ दिया गया है, इस योजना के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने हेतु वर्तमान समय में 2.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बिहार सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने हेतु वर्तमान समय में 2.5 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है तो राज्यपाल नहीं होता, जबकि प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, जिसमें कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति ऐसी संस्था का गठन कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता। इस परिषद का उद्देश्य समन्वय स्थापित करना होता है। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड हो जाएगा योजना और विकास विभाग। योजना और विकास विभाग बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो यह थे स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक सींग वाला राइनो किस राज्य में पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। कहाँ है काजीरंगा? असम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है, असम में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जहाँ पर एक सींग वाला गेंडा, जंगली सुअर एवं भैंसा पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और राष्ट्रीय मिठाई भी याद रखिएगा, जलेबी है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करना। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो क्लोरोफिल से। हरे पादप की उपस्थिति में पर्णहरित नामक वर्णक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं व ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? क्या होता है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर या पृथ्वी के समान कोणीय वेग से घूमता है। ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है मुख्यतः CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है।
वैश्विक तापमान में योगदान देने वाली कुछ अन्य गैसें भी हैं, जैसे कि मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और जल वाष्प है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है? जीवीय संघटक नहीं है तो यह वायु नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है? वायु नहीं है, जबकि वनस्पति, जीवाणु और क्या है? जानवर, यह सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवीय संघटक ऐसी जीवित वस्तुएं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। वायु जीवीय संघटक नहीं है। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई हो जाएगा जीन। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यह जीन है। ऑप्शन नंबर डी। जीन आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है। डीएनए की सबसे लंबी श्रृंखला के छोटे खंड हैं। ये जो है डीएनए की लंबी श्रृंखला के छोटे खंड है। जीन आनुवंशिकता की समान भौतिक एवं कार्यात्मक इकाई है। डिऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किस में आता है? डिऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किस में आता है? यह आता है दायां आलिद। दायां आलिद डिऑक्सीजनित रुधिर दायां आलिद में। दायां आलिद इस अशुद्ध रुधिर को दाएं नीले में पंप करता है। प्रारंभिक खाद्य नहीं है, तो दूध प्रारंभिक खाद्य है, जबकि सब्जी, अनाज और फल ऐसा प्रारंभिक फल में आते हैं। सब्जी, फल एवं अनाज प्रारंभिक खाद्य के अंदर, जबकि दूध प्रारंभिक खाद्य नहीं है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा का नाम है, तो यह है 50 हर्ज। 50 हर्ज जिस विद्युत धारा का मान एवं दिशा एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहता है, वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। भारत में घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ज होती है, अर्थात 1 सेकंड में यह 50 बार अपनी दिशा बदलती है। टीका रोग किससे संबंधित है? यह मूंगफली से है। टीका रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। यह बीमारी सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा के कारण होती है। यह बीमारी किसके कारण होता है? सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा के द्वारा। ट्राइबेसिक एसिड है। ट्राइबेसिक एसिड कौन सा है? जो फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल। ट्राइबेसिक अम्ल वे होते हैं जो फल में 3 हाइड्रोजन आयन प्रति अणु को प्रस्तुत करते हैं। फास्फोरिक अम्ल इसका उदाहरण है। इसका रासायनिक सूत्र H3PO4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का है। रेटिनॉल है विटामिन ए का। थायमिन है विटामिन बी का। कैल्सीफेरॉल हो जाएगा विटामिन डी का। D2 का जो हो जाता है क्या? अरबो कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। सर्वाधिक विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो हाइड्रोजन गैस। कांसा मिश्रित होता है, तो यह कांसा मिश्रित है तांबा एवं चांदी का नहीं, गलत दिया गया आंसर। कांसा जो है यह तांबा और टीन का मिश्रण होता है। तांबा और टीन का मिश्रण होता है, यहाँ पे गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। 88% तांबा होता है और 12% टीन अवस्थित होता है। जाइलम का क्या कार्य है? जैसे जाइलम, जैसे जल, जल का संवहन करना। फ से फल होता है, अफा से फाइलम, फ्लोएम होता है, तो यह हो जाएगा खाद्य उत्पादों का संवहन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन पानी का उबलना यह नहीं है, यह भौतिक परिवर्तन है। जबकि कागज का जलना, कोयले का जलना, दूध का खट्टा होना यह रासायनिक परिवर्तन है। दोबारा से ना प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। खाना का पचना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना होगा? H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना होगा? तो यह 7 होगा। 7। परमाणुकता एक तत्व के अणु में उपस्थित परमाणु की कुल संख्या। इस प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की परमाणुकता 7 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन का सह उत्पाद है। साबुन का सह उत्पाद मिथेनॉल है। साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं एवं साबुनीकरण की प्रक्रिया द्वारा तैयार किए जाते हैं। बहुत आराम से हम लोग देखेंगे और याद करने का प्रयास भी करेंगे। इनमें से सही कथन चुनें। सही कथन हो जाएगा, द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है जबकि भार बदलता है। द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है और भार बदलता है। किसी पदार्थ का भार उस पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, जबकि किसी पदार्थ का द्रव्यमान उस पदार्थ में उपस्थित द्रव की मात्रा होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी पिंड का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है, जबकि उस पिंड का भार स्थान बदलने पर बदलता रहता है। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है। यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन वही रहेगा।
आयतन वही रहेगा। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तब वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अतः स्पष्ट है कि बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर जल स्तर समान रहता है। मध्य कर्ण इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? तो यह नहीं पाई जाती हेमिट, जबकि मेलियस, इंकस और अस्टेपस पाया जाता है। मेलियस, इंकस और अस्टेपस पाया जाता है, जबकि हेमेट नहीं पाया जाता है। हेमेट एक कील आकार का होता है जो कि पामर सतह से निकलता है। यह कलाई के मध्य भाग की एक कार्पल हड्डियों की दूर की पंक्ति में स्थित होता है। यह मध्य कान में 3 छोटी हड्डी होती हैं जिन्हें अस्थिकाएं मेलियस, इंकस व अस्टेपस कहा जाता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा। क्या होगा? अधिक। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा अधिक। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे से किसी पिंड को पृथ्वी तल से फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। जैसे कि पृथ्वी का गुरुत्व बल कितना होता है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है बताइएगा आप लोग? 11.2 मेरे ख्याल से, कंफर्म नहीं, लेकिन 11 पॉइंट ही होता है समथिंग। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसके किसी पिंड को पृथ्वी तल से फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कहीं वापस नहीं आता। यह पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि चंद्रमा के पास पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्व होते हैं। इसलिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत है। तो 18 कैरेट का अगर आप सोना लेते हैं, कुछ गहना बनवाते हैं, तो उसमें 75% आपको सोना मिलेगा और 25% अन्य धातुएं मिलेंगे, खास करके तांबा मिला हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। लोहा के गैल्वेनिकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? लोहा के गैल्वेनिकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो यह होती है जिंक होती है। ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो लाइका नामक कुतिया को भेजा गया था। अंतरिक्ष की कक्षा में जाने वाला प्रथम जीव कुत्ता था, जिसे 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ के स्पुतनिक 2 अंतरिक्षयान में प्रक्षेपित किया गया था, किंतु दुर्भाग्यवश उड़ान के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। इस कुतिया का नाम क्या था? लाइका था। किंतु दुर्भाग्यवश उड़ान के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। इस कुतिया का नाम क्या था? लाइका था। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकती, जबकि ठोस में सर्वाधिक चलती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकती है। किताब में हमेशा रहता है पृष्ठ। निम्नलिखित को क्रम में सजाइए। चलिए सजाइए। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले होगा भ्रूण के बाद होगा नवजात के बाद कहलाएगा बच्चा के बाद हो जाएगा युवा के बाद हो जाएगा वयस्क। यह दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग से है, देखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 79 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रीजनिंग दिया गया है 81 ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को पोस्ट करके आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे जो लोग बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यह दिया गया है 7। देख लीजिएगा आप लोग। दी गई श्रृंखला में अगली श्रृंखला क्या होगी? रीजनिंग दिया गया है, बनाने का प्रयास करें। नेक्स्ट है 84, ये भी रीजनिंग ही है। 85, इनमें से कौन सा संबंध सही है? क्यू एस जो है सही दिया गया है, सॉल्व भी किया गया, साथ साथ ताश की एक गड्डी से पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? 180 हो जाएगी। दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या की तिगुनी है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 39 हो जाएगी। एग्जाम आने से पहले आप लोग को ये सारे PDF मैं आप लोग को दे दूंगी, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। एग्जाम जब आएगी नज़दीक उसके समय मैं इसे दे दूंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम से पहले आप लोग देख लीजिएगा, PDF देने का मैं प्रयास करूंगी। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 92 ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे रीजनिंग और मैथ पूछे गए हैं। 93 का दिया गया है औसत प्राप्तांक कितना है? औसत प्राप्तांक ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। 100 अंक किस विषय में प्राप्त हुए हैं? तो ए हिंदी में प्राप्त हुए हैं। इसी से क्वेश्चन सारा पूछा गया है। एक बार इसे आप लोग देख लेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।
95 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दिया गया है। 96 ऑप्शन नंबर ए। 97 98 से दिए गए हैं, पैराग्राफ से दिया गया है। चलिए समाप्त हो गया, 100 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अगर ना पसंद आया तो डिसलाइक करें। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है। अगर आपकी इच्छा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट मैं आज शाम में 4 बजे तक अपलोड कर दूंगी। आप लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 को लगा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।